Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science of class 12th, chapter 1st, challenges of nation building. फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन. जो न्यू नेशन क्रिएट हुआ, जो न्यू नेशन बना हमारा इंडिया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े. एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस. मिडनाइट को 14-15 अगस्त था 1947 का, उस दिन क्या हुआ था, जो हमारा देश है वो आज़ाद हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. मध्य रात्रि को जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्पीच भी दिया था रेड फोर्ट से आफ्टर फ्लैग होस्टिंग. हम आगे देखेंगे. देयर वेयर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. तो जो गोल्स थे इंडिया के पीपल्स के, जिसमें कि सब लोगों की सहमति थी, वो क्या क्या थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जितने भी पीपल्स थे इंडिया के, वो चाहते थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक होगा. द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल. और जो गवर्नमेंट रन करेगी, जो गवर्नमेंट चलेगी, वो सबकी भलाई के लिए होगा. पार्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. और जो पार्टिकुलरली ये किसके लिए होगा, मतलब पार्टिकुलरली किसी के लिए अगर अच्छा होगा तो वो थे पुअर पीपल्स, जो हमारे इंडिया के पुअर पीपल्स थे. हम आगे देखेंगे. इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. इंडिया का जब जन्म हुआ, इंडिया जब अलग हुआ, जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम में क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजरा था वो. ऐसा माना भी जाता था कि 1947 में जितने भी देश आज़ाद हुए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी को नहीं फेस करनी पड़ी थी. बिकॉज फ्रीडम कैम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज जो हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री बना, जो हमारा इंडिया बना, उसमें क्या हो गया, पार्टीशन हो गया. जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उसी दिन इंडिया का पार्टीशन हो गया, बट गया. ठीक है. 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे. इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. जो इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ा, जो हमारा स्वतंत्र भारत था, उसको देखना पड़ा ये चैलेंजेस. इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड. जो नेशन बनाना था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे या फिर जितने भी लीडर थे, वो क्या चाहते थे कि जो हमारा नेशन बने, जो हमारा राष्ट्र बने, वो यूनाइटेड हो, उसमें एकता हो. At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for a long. लेकिन जितने भी लोग थे, वो सब ये सोच रहे थे कि इतनी डाइवर्सिटी थी इस कंट्री में, मतलब कि बहुत सारे रिलीजन्स के पीपल्स रहते थे, बहुत सारे लैंग्वेज थे, तो इन सब के बावजूद अगर जो कंट्री हमारा, अगर वो यूनाइटेड हो भी जाए, अगर जब आज़ाद हो रहा था देश, उस टाइम में अगर एक कंट्री बनता भी है, सब लोग साथ मिलकर रहते भी हैं, तो सबको ऐसा बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये काफ़ी आगे तक ऐसे ही बना रहेगा या फिर हमेशा ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट है हमारा द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी था उसको एस्टेब्लिश करना भी सबके लिए था. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. तो जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें बहुत सारे राइट्स हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, पीपल्स के लिए, जो इंडिया के हैं, तो उसमें क्या है कि सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, उसको क्या करना है, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो होना बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया है सारा चीज़ और इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा हमारे देश में, तो क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक नहीं हुआ. To ensure the development and well-being of the entire society and not only for of some sections. और क्या था कि जो डेवलपमेंट होना था वो सिर्फ एक किसी इंटायर सोसाइटी के लिए, मतलब जितनी भी इंटायर सोसाइटी थी, जितनी भी सोसाइटीज़ थी हमारी कंट्री की, उन सारे के लिए अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो अच्छा था. किसी भी अगर सम सेक्शंस, मतलब कि किसी एक सेक्शंस के लिए हो रहा है या फिर जो लोग मतलब अपर कास्ट के उनके लिए हो रहा है, तो ये सब गलत हो जाता, वो डेमोक्रेटिक में नहीं आता. इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना था सबको. Those who did not cross the border found that they had no home. हमने ये पढ़ना था अभी, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट्स एंड रिहेबिलिएशन. जो पार्टीशन हुआ अभी हम उसको देखेंगे. On 14-15 अगस्त 1947, not one but 2 nation states came into existence, इंडिया एंड पाकिस्तान. जो 14-15 अगस्त 1947 का था, उसमें कोई एक कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, एक कंट्री का नाम नहीं आया, उसमें 2 कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आए. उस दिन से 2 कंट्री जाने लगे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल. इंडिया में कितने पीपल्स थे, 2 थे, या माना जाता था 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, हिंदूज एंड मुस्लिम्स.
द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम के, वो इस चीज़ का अपोज कर रही थी, इस थ्योरी का अपोज कर रही थी। और जो डिमांड था पाकिस्तान का कि हमारा अलग पाकिस्तान एक देश बना जाए जो मुस्लिम कम्युनिटी का हो स्पेशली, तो उस सबका क्या कर रहे थे, जो कांग्रेस था वो अपोज कर रहा था, इसका विरुद्ध था। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का क्या प्रोसेस रहा? पार्टीशन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल। तो जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, वो सिर्फ पेनफुल ही नहीं था, बट ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था डिसाइड करना कि दो जो हमारी एक कंट्री थी उसका बंटवारा हो रहा था, और इसको इम्प्लीमेंट करना, बांट देना और बंटवारा करने का डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी दर्द भरा था। तो जहाँ पे कैसे हुआ पार्टीशन, तो जहाँ पे मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की वो बन गया पाकिस्तान, और जहाँ पे बाकी सारे थे माइनॉरिटी थी मुस्लिम्स की और बहुत सारे रिलीजन थे, वो क्या बन गया, हमारा इंडिया बन गया। तो देखिए ये हमारा जो कंट्री था इंडिया, ठीक है, ऐसे था, मतलब पता नहीं जैसे भी हो उस टाइम में। तो क्या था कि इधर मेजोरिटी थी मुस्लिम की और इधर मेजोरिटी थी मुस्लिम की, तो दोनों को एक करना मुश्किल था। बीच में था जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स थे, मतलब मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी नहीं थी, तो ये दो को एक करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए इधर भी पाकिस्तान बन गया, इधर भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बट देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट नंबर, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और जो मुस्लिम एरियाज थे, जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, वो सारे ये भी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में रहें। जैसे खान अब्दुल गफर खान, ये एक लीडर थे जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये नहीं चाहते थे कि जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा है वो डिवीज़न हो, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ये इंडिया में ही रहना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो हमारी कंट्री है वो यूनाइटेड रहे। The two of the Muslims majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. तो जो पंजाब और बंगाल था, पंजाब और बंगाल, वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स थे, मेजोरिटी में थे, ठीक है, मुस्लिम्स यहाँ पे मेजोरिटी में नहीं थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे आर वेयर इन पाकिस्तान और इंडिया। तो जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, जिस दिन बंटवारा हुआ था दोनों का, इंडिया और पाकिस्तान का, उस दिन के जो लोग थे वो ये भी नहीं जानते थे कि वो अभी इंडिया में है या पाकिस्तान में है। वायलेंस क्या क्या हुआ था? तो जो अटैक हो रहा था, ठीक है, अटैक हो रहा था जो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, नहीं, यहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं और उनको यहाँ जाना है, तो यहाँ तक दूरी तय करने में अगर मुस्लिम्स को हिंदू क्या कर रहे थे, मार दे रहे थे। अगर हिंदू है, हिंदू को इधर आना है तो मुस्लिम्स मार दे रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था, अटैक भी हो रहा था, यही सारी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को मार दिया जा रहा था। द पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स कीप्ट होपिंग दैट दिस वायलेंस वॉज टेम्पररी। तो जो पीपल्स थे और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या सोच रहे थे कि ये टेम्पररी है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, एंड वुड बी कंट्रोल्ड सून, कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ कि जो वायलेंस था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। Consequences of partition. The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. Human history में ये जाना जाता है कि जो 1947 था वो क्या था, बहुत ही abrupt year माना जाता है, unplanned, जिसमें कोई भी प्लानिंग नहीं थी, वो बस ऐसे ही गुजर गया। In the name of religion, people of one community ruthlessly killed the main people of the other community. तो क्या कर रहे थे कि इसमें हो ये रहा था कि दो कम्युनिटी, पीछे हमने पढ़ा था कि एक हिंदू कम्युनिटी थी और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो ये दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। दोनों ही रिलीजन के पीपल्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत ही भयानक तरीके से मार दे रहे थे। पीपल्स ट्रेवल टू द न्यू बॉर्डर बाई ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मेन, ऑफन बाई फुट। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। उन पे अटैक किए जा रहे थे, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा था, या फिर दे हैज़ बिन रेप्ड। दे वेयर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ एबडक्टर एंड वेयर फोर्स्ड इनटू मैरिज। और अगर कोई विमेंस थी तो उनको क्या किया जा रहा था, उनको मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा था, उनको रिलीजन को चेंज करने के लिए बोला जा रहा था।
दोज हु डिड नॉट क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम, और जो बॉर्डर क्रॉस कर ले रहे थे उनको ये बाद में समझ आ रहा था कि उनके पास अब कोई भी घर नहीं है. The partition was not merely a division of properties, liabilities and assets or a political division of the country and the administrative apparatus. तो जो पार्टीशन हो रहा था वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नहीं हुआ, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का नहीं हुआ, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का हुआ, जैसे फिनेंशियल एसेट्स थे एंड द थिंग्स लाइक टेबल, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन सारी चीज़ों का भी बंटवारा हुआ था. द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वेयर ऑल्सो डिवाइडेड, और जो एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट के, जैसे रेलवे के हो गए, और भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनका भी क्या हो गया, डिवीज़न हो गया कि कौन पाकिस्तान में रहेगा और कौन इंडिया में रहेगा. अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, और 80 लाख से वो भी क्या हुआ, जो पीपल्स थे वो न्यू बॉर्डर को क्रॉस किए. जैसे जो इंडिया में थे वो पाकिस्तान गए, कुछ जो पाकिस्तान में थे वो इंडिया आए. बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वेयर किल्ड इन पार्टीशन टू रिलेटेड वायलेंस, और इसमें 5 से 10 लाख लोग क्या हुआ, मारे गए इस वायलेंस में. इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम्स पॉपुलेशन इन इंडिया काउंटेड 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. तो जो लार्ज स्केल में माइग्रेशन हुआ इंडिया से पीपल का पाकिस्तान में, तो उसमें क्या हुआ, उसके बावजूद 12% पीपल्स जो इंडिया में बचे रह गए थे. 1951 में ये देखा गया था कि 12% पीपल्स जो है क्या है, वो मुस्लिम्स हैं. अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वॉट वेयर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में एक डिवाइडेड था और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स. तो ये अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो प्रिंसेस के द्वारा रूल किए जाते थे. जैसे पहले के लोग थे, पहले के राजा महाराजा होते थे, तो वैसे ही वो लोग करते थे. अब हमारा द प्रॉब्लम. द just before independence it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would be also lapse. तो जब ये बात आई कि जो इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा है, तो ब्रिटिश ने ये अनाउंस किया कि जैसे ही ये ब्रिटिश का जो इंडिया पर रूल है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो प्रिंसली स्टेट्स भी जो है क्या हो गए, ख़त्म हो जाएंगे. जैसे रूल करते हैं वो सब ख़त्म हो जाएगा. Government's approach. The government's approach was guided by 3 considerations. The people of princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. ये क्या करते थे, जो पीपल थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो राजा के द्वारा किया जाता था, गवर्न किया जाता था, रूल किया जाता था, तो वो सब क्या थे, वहाँ के जो पीपल्स थे वो चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन के पार्ट्स बने. द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स. द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन इंडिया. तो ये जो था इसको अगर साइन कर दिया जाता था, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो अगर किसी ने इसको साइन किया तो इसका मतलब यह है कि वो जो यूनियन ऑफ इंडिया उसका पार्ट बनना चाहता है. नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद. तो बहुत सारे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक हैदराबाद और दूसरा हमारा आएगा मणिपुर. Some parts of old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and आंध्र प्रदेश. तो जो पार्ट्स है, जो ओल्ड हैदराबाद था उसका जो पार्ट है वो आज क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है. इट्स रूरल कैरिड द टाइटल ऑफ निज़ाम. यहाँ के जो रूरल थे उनको ये टाइटल मिला था निज़ाम का. एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और वो दुनिया के रिचेस्ट मैन में गिना जाता था. अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल्ड गैदर्ड फोर्स. तो जो मूवमेंट हुआ, जो पीपल्स थे हैदराबाद के, तो जो निज़ाम के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ वो क्या हो गया, वो गैदर किया बहुत ही ज़्यादा फोर्स को. वहाँ के जो पीपल्स थे वो क्या चाहते थे कि वो भी इंडियन यूनियन का पार्ट बने, लेकिन हैदराबाद के जो पीपल्स थे वो ये जो हैदराबाद का जो राजा था, जो निज़ाम था, वो चाहता था कि हैदराबाद क्या हो, एक अलग यूनियन बन जाए, ये अलग कंट्री बन जाए, ये इंडियन यूनियन में शामिल ना हो. अब हम पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में. अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधाचंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इसका मतलब हुआ कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे विद द इंडियन गवर्नमेंट. तो इंडिपेंडेंस से पहले की ये बात थी. मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज. जो मणिपुर था वो फर्स्ट पार्ट था इंडिया का जहाँ पे इलेक्शन हुआ, किस पे बेस्ड था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज पे, ठीक है.
नेक्स्ट है हमारा मर्जर एग्रीमेंट। तो मर्जर एग्रीमेंट वो था जिसको साइन करने के बाद जो इंडिया था, इंडियन यूनियन था, उसको भी मर्ज किया जाता था स्टेट से। Reorganization of states. The process of nation building did not come to the end with partition and integration of princely states. जो प्रोसेस हुआ नेशन बिल्डिंग का, जो हमारा राष्ट्र बन रहा था, तो वो इसी के साथ खत्म नहीं होगा। जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, उसके साथ खत्म नहीं हुआ, और जो इंटीग्रेशन था प्रिंसली स्टेट्स का, उसके साथ, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया था उसमें बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते थे, यूनिटी थी नहीं, यूनिटी होकर भी यूनिटी नहीं थी। मतलब कि यहाँ पे जो ऐसे रीज़न है, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, तो इसमें क्या था, यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और अगर यहाँ पे भी 2-3 लैंग्वेज बोला जा रहा है, तो वैसे ही हुआ था जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश का ये पार्ट था, आंध्र प्रदेश, मद्रास, और जो भी का तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, तो उसमें क्या था कि ये सब पार्ट्स थे एक दूसरे के। जो ओल्ड मद्रास था उसके पार्ट्स थे। जो पीपल्स थे, तो पीपल्स का जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि जो आंध्र प्रदेश है वो एक अलग पार्ट बने। वो नहीं चाहते थे कि जो मद्रास है उसमें ये चिपका हुआ रहे, मतलब कि उसी के साथ में रहे। तो उसके लिए ये डिमांड हुआ था, तो आंध्र प्रदेश एक अलग फिर नेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, सॉरी, एक अलग स्टेट बनाया गया था 1952 में। और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमीशन था जिसके अंडर में एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये देखा गया था कि जो हमारा नेशन है उसका जो बॉर्डर है वो किस पे बेस्ड है, वो लिंग्विस्टिक के बेस पे है, लैंग्वेज के बेस पे है। उसी के अंदर में ये क्या आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में ये पास किया गया था, सॉरी, द विशालांध्र मूवमेंट। और ये मूवमेंट किस लिए हुआ था, तो आंध्र प्रदेश को जो मद्रास वगैरह था उससे अलग करने के लिए, अलग स्टेट बनाने के लिए ये विशालांध्र मूवमेंट किया गया था, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के वीडियो मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।